देखिए बेटा, देखिए लास्ट क्लास में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किया था और हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या है कार्बन के कंपाउंड्स। टुडे इज लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कार्बन की यूनिक नेचर पढ़ेंगे और आज हम कार्बन के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। चैप्टर के शुरुआत में मैंने बता दिया था कि इस चैप्टर के नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे साथ साथ मेरे लेक्चर्स देख देख के। और जो भी बच्चा मेरे से वीडियो लेक्चर से पढ़ रहा है वो मुझे इस नंबर पे क्लास वाइज लेक्चर फ़ोटो खींच के मुझको भेजता रहेगा ताकि मैं चेक करता रहूँ कि वो बच्चा घर पे बैठ के कैसे कर रहा है। ठीक है, और आप लोग भी मुझको दिखाते रहना, मुझको व्हाट्सएप करते रहना। देखिए, लास्ट क्लास में बात हुई थी कोवलेंट बॉन्ड की। तो मैंने आपको बताया था कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by the sharing या ट्रांसफर? शेयरिंग। ठीक है भी, जो बच्चा एब्सेंट था वीडियो देख के आया तो अच्छी बात है, उसको समझ में आएगा। फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में, ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सेम और डिफरेंट काइंड का मतलब क्या होता है। जैसे H और H इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, एक जैसे एटम है। ये H का ड्यूप्लेट, इसको ड्यूप्लेट कहते हैं, दो की बुक जिसके होती है, और ये H का ड्यूप्लेट पूरा। तो ये दो एटम एक जैसे थे। जैसे F2, तो F2 में 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। ये सारा मैंने करके दिखाया था। ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया था, ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया था, तो F2 बन गया था। 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड। 2 एटम्स डिफरेंट भी हो सकते थे, मैंने आपको बताया था। जैसे HCl, H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये सारा मैंने करा दिया था। अब H इसके से शेयरिंग करके अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, Cl इससे शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, और HCl का बॉन्ड बन जाएगा। So now this is a covalent bond between two atoms of different kind. This is a covalent bond between two atoms of same kind. This is covalent bond between two atoms of same kind. तो एक जैसे और अलग अलग जैसे एटम कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और मैंने शायद आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि हम अपने आसपास के संसार को देखेंगे ना, तो आपको अपने आसपास की दुनिया में ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड ही दिखेंगे। चाहे अगर आप इंसान देख रहे हैं, चाहे कोई जानवर देख रहे हैं, चाहे पेड़ पौधे देख रहे हैं, उनमें भी आपको कौन से बॉन्ड ज़्यादा मिलेंगे? कोवलेंट। इन दीवारों में, इस चेयर्स में, हमारे कपड़ों में, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में, हमारे हेयर्स में कौन से बॉन्ड्स? हमारे डीएनए में, हमारे आरएनए में कौन से बॉन्ड्स? कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादातर। तो इसकी स्टडी तो बहुत ज़्यादा बनती है भाई, आयनिक बॉन्ड से ज़्यादा स्टडी उसकी होनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। तो देखिए, लास्ट क्लास में बात उठी थी कि भाई इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। पर यह सवाल उठता है कि क्या कोवलेंट बॉन्ड कमजोर होता है? नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करता है तो अच्छा खासा बॉन्ड बनाता है। अगर एटम छोटा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। पर फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो होता है? उसकी वजह है क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन टू एटम्स, ये स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा? स्ट्रॉन्ग होता है। बट जैसे ये मॉलिक्यूल को देखो आप, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। छोड़ दो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कैसे, लास्ट क्लास में हमने सीख लिए इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन से। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये तीसरा मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड है। चौथा मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड है। पांचवा मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत मजबूत होता है, पर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट। इंटर शब्द कहाँ यूज़ करते हैं हम? जब दो चीज़ें अलग अलग इन्वॉल्व हो। इंट्रा कब यूज़ करते हैं? जब विद इन समथिंग हो, राइट? तो इंटर मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट।
जैसे इंटर क्लास कंपटीशन, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, जैसे इंटर स्टेट कंपटीशन, बिटवीन टू डिफरेंट। तो अब ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करते हैं, और इस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा? इंटर या इंट्रा? इंटर। तो दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो। तो इनके अंदर क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है। अंदर अंदर बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बना लिया, अंदर अंदर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गई? वीक हो गई। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो गई और अगर मैं इस मॉलिक्यूल को नीचे से हीट करूंगा तो हीट करने से फोर्स टूट जाएगी, ये पिघल भी जाएंगे मतलब मेल्ट भी हो जाएंगे, और इवेपोरेट भी हो जाएंगे मतलब बॉयल भी हो जाएंगे। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा हाई होगा? तो आप एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स पे डिपेंड करता है? नहीं। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की पड़ोसी मॉलिक्यूल के साथ फोर्स कितनी है। उसके अंदर जितनी मर्जी मजबूती क्यों ना हो, इसके अंदर जितनी मर्जी मजबूती क्यों ना हो, अगर ये आपस में वीक फोर्स है तो नीचे से हीट आनी है, इसने उड़ जाना है, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाना है। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था? कार्बन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है लो होता है? मैंने क्या बताया था? हाथ में सैनिटाइजर लगाते ही आपको ठंडा ठंडा लगता है, यानी कि आपकी बॉडी की हीट ने उसको उड़ा दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा हाई होगा? सैनिटाइजर का बहुत लो होगा। गर्ल्स नेल पॉलिश रिमूवर लगाती होंगी, नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए लगाती हैं, कभी यूज़ किया नहीं किया? नहीं किया। चलो किसी ने तो किया है, आपने किया है। चलो ठंडा ठंडा लगता है गरम गरम लगता है? ठंडा ठंडा, यानी कि इवेपोरेट हो गया, यानी कि आपकी बॉडी पे लगते ही उड़ गया। आपकी बॉडी की हीट नहीं उसको कहती चल उठ यहाँ से निकल यहाँ से। बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होगा लो होगा? एसीटोन का लो। उसकी शीशी को कभी खोल देना, अगले दिन गायब होगी, यानी कि उड़ गई। परफ्यूम्स लगाते हो, डिओड्रेंट्स लगाते हो, हालांकि नहीं लगानी चाहिए, मर्जी आपकी लगाओ ना लगाओ, मेरी पर्सनल चॉइस है, नहीं लगानी चाहिए। कभी इसके ऊपर भी बहस करेंगे क्या वजह है क्या वजह नहीं है लगाने की नहीं लगाने की। तो चलो शौक के तौर पे लगा लेना, मानना मुनना आपने नहीं है मेरी बात, फिर भी कभी कभी लगा लेना, ठीक है ओ राघव? कभी कभी लगा लेना, रोज नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कभी बहस करेंगे उसके ऊपर। तो जो परफ्यूम डिओड्रेंट्स हम लगाते हैं अपनी बॉडी पे, आप देखो लगाते उड़ जाते हैं। अरे उड़ते हैं तभी तो दूसरे पड़ोसी के पास खुशबू जाती है, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तेरे से, तो खुशबू गई ना वहाँ तक, मॉलिक्यूल उड़ के गया ना वहाँ तक। किसने उड़ाया उसको? आपकी बॉडी की हीट ने। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी? वीक होगी बच्चे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बट हैविंग वेरी वीक इंटर molecular forces of attraction and hence having low melting point boiling point। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो जो बच्चा नोट्स बना रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है शब्द क्या लिखा है, तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप साथ साथ मेरे बोलने को कैच कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, लिख दोगे? तो आप लिख देना कि कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है पर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होती है, कमजोर होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और एक और बात भी है, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स हमें एक चीज और देखते हैं, देयर इज नो आयन, आयंस नहीं बनते, ना प्लस ना माइनस। और याद करो आयनिक कंपाउंड कंडक्टर क्यों होते थे मोल्टन और एक्वस फॉर्म में? बिकॉज देयर आयंस कैन मूव, आयंस मूव कर सकते थे, और आयंस से मूव करेंगे तो कंडक्शन करेंगे। इनमें आयंस ही नहीं है, आयंस ही नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगी। आप एक बात बताओ, अगर आप जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, आपको हम नहीं हिल रहे, कोई बेल बजा रहा है हम नहीं उठ रहे, तो मूवमेंट नहीं करोगे तो दरवाजा खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना। तो मूवमेंट होगी तभी तो कंडक्शन होगी, और मूवमेंट कब होगी? आयंस, आयंस है नहीं, तो फिर क्या होंगे? गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर। एंड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स देयर इज नो आयन फॉर्मेशन, देयरफॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर पुअर कंडक्टर, लिख दो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड। तो यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए ये बात तो चलो ठीक है समझ में आती है, पर जो कार्बन है ना,
मैंने आपको बताया धरती पे मेरा फेवरेट एटम ही कार्बन है, मेरी पर्सनल चॉइस है भाई, आपकी भी हो सकती है, पर मेरा फेवरेट एटम कौन सा है धरती पे, और यूनिवर्स में मेरा फेवरेट कौन सा है हाइड्रोजन। वो आपकी चॉइस है, आपने बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ। कार्बन की, अच्छा तू तो एब्सेंट थी, बता जरा कार्बन धरती में कितना पाया जाता है? 0.02%, कितना कम। और एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है? शाबाश, ये हुई ना बात। पर फिर भी कार्बन धरती में मैजिकल है, वही हमने सीखना क्यों है। देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट मॉडिफिकेशन, और ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। तो कार्बन के 3 बड़े एलोट्रोप्स होते हैं, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर, 3 डिफरेंट शेप में, 3 डिफरेंट नेचर में पाया जाता है। उन तीनों की बिहेवियर, हरकतें सब अलग है, और उसके 3 डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं। एक तो है जी डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन में फुलरीन लिखना, बकमिंस्टर नहीं लिखना। एक सिंपल सा थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन पूछता हूं, शायद मैंने पहले भी बात करी होगी आपसे। इन तीनों में से प्योरेस्ट कौन सा है? प्योरेस्ट फुलरीन बता रखा मैंने, वेरी गुड। अच्छे नहीं बता पाते बच्चे, कहते हैं प्योरेस्ट डायमंड ही होगा सर, कितना महंगा होता है। प्योरेस्ट इज फुलरीन, क्यों है आगे चल के अगर साइंस लेंगे तो मैं बताऊंगा, अभी छोड़ दो। अच्छा, इन तीनों में से सबसे स्टेबल एलोट्रोप कौन सा है? ग्रेफाइट। शायद जिस बात चल रही थी आप में से कई बच्चे डायमंड बोल रहे थे, तो मैक्सिमम बच्चे डायमंड बोलते हैं, बट डायमंड से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? जब आगे चल के साइंस लेंगे तो बताएंगे। तो अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप इज ग्रेफाइट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज फुलरीन एंड द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड। तो एक हार्डेस्ट है, एक प्योरेस्ट है, एक स्टेबल है। कमाल की चीज़ है, सबको एक एक चीज़ दे दी नेचर ने, बस झगड़ा ना हो आपस में इनका। देखिए जो डायमंड है ना, डायमंड में कार्बन, आप जानते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4। डायमंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन से, फिर अगला कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन से, फिर अगला कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन से, फिर अगला कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन से। ऐसे कहानी चलती रहती है, ऐसे कहानी चलती रहती है। तो एक, अब एक बात बताओ, 4 बॉन्ड बनेंगे, मैं आपको 4 बॉन्ड बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4, आप देख रहे हो सारी दिशाओं में बॉन्ड चले गए। देखा आपने क्या खूबसूरती है, सारी दिशाओं में बॉन्ड चले गए। मतलब एक बॉन्ड आपकी तरफ भी चला गया, एक बॉन्ड मेरी तरफ भी आ गया, एक बॉन्ड छत की तरफ चला गया, एक बॉन्ड इधर भी चला गया। पर आप एक बात सोचो, अगला एटम भी अगर 4 बनाएगा तो क्या होगा? अगला भी 4 बनाएगा तो एक इधर आ रहा है, एक आगे जा रहा होगा, एक ऊपर, एक ऐसे जा रहा होगा, तो फिर अगला भी, फिर अगला भी। तो जो शेप बनेगी 3D बनेगी 2D बनेगी? 3D बनेगी। तो इस कार्बन के चारों एटम, ईच एटम क्या करता है? फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। उससे क्या हो जाएगा? रिजल्ट्स इन 3 डायमेंशनल लिखा भैया, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। और जो 3D स्ट्रक्चर होगा, और जो एक शब्द देखो, आपने शायद गौर नहीं किया होगा उस पर, आपको लगा है छोटा सा शब्द है, क्या करना है, पूरी जान है इस शब्द में। नेटवर्क। नेटवर्क, आप एक बात बताओ, जब एक मकड़ी जब जाला बनाती है तो एक धागे से दूसरे धागे को जो पिरोती है, राइट, वो चाहे कमज़ोर होता है पर वो एक से एक नेटवर्क बना देती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिस जाले से मछली पकड़ते हैं, चाहे एक नेट कमज़ोर हो पर एक दूसरे से जुड़ते नेटवर्क बन जाता है, जाला मजबूत हो जाता है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे नेटवर्क बन गया, नेटवर्क किसका बन गया? नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बन गया, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट। ये आसानी से टूटेगा, मुश्किल से टूटेगा? मुश्किल से टूटेगा, डिफिकल्ट टू ब्रेक। और जब किसी चीज़ को मुश्किल हो तोड़ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लो होगा?
एक्सट्रीमली हाई। तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, आप जानते हैं धरती के कितनी नीचे कार्बन का डायमंड ग्रेफाइट सॉरी डायमंड बनता है। डायमंड बनता है धरती से 60 किलोमीटर नीचे, जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, तब जाके कार्बन कहता है वो 4 बॉन्ड बनाएंगे, 3D नेटवर्क बनाएंगे। फिर इतनी नीचे से ऊपर कैसे आ गया? डायमंड तो इंसान के पास तब से है जब से इतनी नीचे खुदाई भी नहीं करना आता था इंसान को। तो इतनी नीचे जब डायमंड बनता है तो वैल्कनिक इरप्शन होती है, लावा निकलता है धरती से। तो जब वैल्कनिक इरप्शन निकलती है, फुवारा निकलता है, तो उसके साथ क्या निकला है? आपको सबूत दे रहा हूँ डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट का। वैल्कनिक इरप्शन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पर वो हाई टेम्परेचर क्या डायमंड को पिघला पाया? नहीं, डायमंड भी साथ में फुवारे के साथ हाई प्रेशर से बाहर आ गया। और वो वैल्कनिक इरप्शन का लावा लिक्विड मोल्टन फॉर्म जब सॉलिडिफाई हुआ, इसको सॉलिड बनने में हजारों साल लग जाते हैं। जब वो सॉलिड हुआ, रॉक्स बन गई, उनकी खुदाई करने से क्या निकला आया? तो ये मत सोचना डायमंड उन रॉक्स में था, डायमंड तो उस वैल्कनिक इरप्शन से नीचे निकला है। तो जहाँ पे वैल्कनिक इरप्शन कभी नहीं हुआ, तो क्या वहाँ की खुदाई से डायमंड मिलेगा? नहीं, डायमंड वहीं मिलता है जहाँ पे वैल्कनिक इरप्शन की हिस्ट्री होती है। तो ये शो क्या करता है? डायमंड का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज़ और देखो, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, चारों बिजी। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, चारों बिजी। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, चारों बिजी। और आप जानते हैं अगर आयन अवेलेबल ना हो कंडक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम जाएंगे, हम इधर उधर भागेंगे, हम कंडक्शन कर लेंगे। पर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भी बिजी नहीं है, सॉरी फ्री नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं है। तो आप देखेंगे अगर हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे क्या है? नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमंड क्या हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हुआ नहीं हुआ मेरे बच्चों? क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इज डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने क्या लिखना है कि बिकॉज कार्बन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन and in diamond each carbon is forming 4 bonds and there is no free electron, so it makes it bad conductor of electricity। मैंने आंसर बोल दिया है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो इस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप इस आंसर को साथ साथ लिख सकते हैं कि पहले क्या लिखना है? कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन and hence forms 4 covalent bond and hence there is no free electron which makes a diamond बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक डायमंड के बारे में समझ आ गई। तो डायमंड की 2 नेचर याद रखोगे, एक हार्डेस्ट, और हार्डेस्ट क्यों है अगर पूछ ले कोई? व्हाई इज डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑल्दो इट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स? अभी तो बताया कोवलेंट बॉन्ड वालों का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, पर फिर डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्या लिखना है? बिकॉज डायमंड फॉर्म्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। भैया नेटवर्क तोड़ना आसान नहीं होता। 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, डिफिकल्ट टू ब्रेक, देयरफॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें से 2 क्वेश्चन निकल रहे हैं। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? लिख लेना इसमें से। डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है? लिखने हैं इसमें से। हाँ बेटा डाउट बोल। इसका क्या बनेगा? बना तो दिया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल। आपको एग्जाम में बनाना नहीं आएगा, चिंता मत करना। देखो कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा भाई? बोलो। ग्रेफाइट। ठीक है जी, हटाओ। देखो बेटा, देखो दूसरा है डायमंड के बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 4, पर बॉन्ड 3 बनते हैं। अगला कार्बन भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। अगला कार्बन भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। अगला भी कितने बनाएगा? 3। अगला भी कितने बनाएगा? 3। हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो आप एक बात सोचो, अगर मैं अपने हाथ से 3 बॉन्ड बनाऊं ये, और अगले को भी कहूं 3 बनाए, अगले को भी कहूं 3 बनाए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2D बनेगा, यानी कि सारे इसी प्लेन में आ जाएंगे। और 2D चीज़ जो होगी, 2D 2 डायमेंशनल,
वो सॉफ्ट होगी और स्लिपरी होगी। मैं बताता हूँ कैसे, दिखाता हूँ, दिखा कॉपी दिखा। मान लो ये कार्बन की ग्रेफाइट की एक लेयर है 2D, ये दूसरी लेयर है 2D। तो 2D के साथ 2D है, देखो एक कागज एक दूसरे कागज के स्लिप कर रहा नहीं कर रहा, तो ग्रेफाइट की एक लेयर दूसरी लेयर के साथ क्या करेगी, स्लिप करेगी। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट हो जाएगा और लुब्रिकेटिव हो जाएगा, स्लिपरी भी हो जाएगा। तो कार्बन इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, और हर कार्बन के पास क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन is free to, it makes graphite क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए सवाल के रूप में वाई इज ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने क्या लिखना है, सुन लो, नोट से बनाओ तो लिख लेना, बिकॉज इन ग्रेफाइट ईच कार्बन फॉर्म्स 3 covalent bonds with other carbon atom and each carbon having free electron. That free electron is free to move, which makes a graphite good conductor of electricity. Very easy answer. और कार्बन जब स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पर 2 dimensional शीट लाइक स्ट्रक्चर समझ गए, जैसे कागज जैसा स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, रिजल्ट्स इट मेक्स क्या, ग्रेफाइट सॉफ्ट, स्लिपरी एंड लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। तो अगर आपको आए वाई इज ग्रेफाइट सॉफ्ट, स्लिपरी एंड लुब्रिकेटिव सब्सटेंस, या ये भी कह सकते हैं एंड लो मेल्टिंग पॉइंट देन किसके मुकाबले, तो जवाब क्या देंगे कि ग्रेफाइट में ईच कार्बन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स एंड रिजल्ट्स इन 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो हर शीट दूसरी शीट के ऊपर स्लिप करती है, स्लिप कर रही है देखो, और वीक फोर्स से जुड़ी होगी, क्योंकि ये शीट इस शीट के साथ कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगी, तो वीक फोर्स हो जाएगी, और वीक फोर्स से इसे लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, राइट। फिर एक तीसरा एलोट्रोप है फुलरीन। फुलरीन जो होता है, पहली बात मैं बता दूं, ये मैन मेड है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इंसान ने बनाया है, लेबोरेटरी में बनाया है। ग्रेफाइट के ऊपर लेजर मारते हैं, ग्रेफाइट के ऊपर लेजर मारते हैं, ग्रेफाइट के वेपर बनते हैं, उन वेपर को कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करने के बाद कार्बन के 60 या 70 एटम्स फॉर्म्स फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा है कि कार्बन के 60 होते हैं, पर असलियत में कार्बन के 60 के अलावा 70 एटम भी हो सकते हैं। तो फुलरीन केवल C60 नहीं है, फुलरीन C70 भी होती है, पर एनसीईआरटी में C60 लिखा है। तो जो 60 या 70 एटम होते हैं वो ऐसे जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, फुटबॉल जैसे, कार्बन 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 कार्बन। फुटबॉल के ऊपर आपने देखा सिलाई होती है, पेंटागनल और हेक्सागनल रिंग्स होती हैं, तो हर सिलाई के एंड को कार्बन मान लो, तो कार्बन 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 कार्बन, ये फुटबॉल जैसे अंदर से होलो होती है, अंदर से होलो होती है। साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, नैनो मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होती है हम आगे चल के पढ़ेंगे, अगर साइंस लेंगे तो छोड़ दो उसको। तो अंदर से होलो होती है, तो फुटबॉल भी तो अंदर से होलो होती है। तो फुटबॉल एक स्ट्रक्चर होता है। इसको डिज़ाइन किया था, इसको डिज़ाइन किया था अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं कहूँगा, अमेरिकन आर्किटेक्ट था, साइंटिस्ट नहीं था, आर्किटेक्ट था, डिज़ाइनर था। उस आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर, और बकमिंस्टर फुलर के नाम से नाम क्या रख दिया उसका, फुलरीन। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स कौन कौन से भाई, डायमंड, ग्रेफाइट एंड
फुलरीन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए थी, हालांकि एनसीईआरटी में ये टॉपिक बॉक्स में दे रखा है एक एडिशनल नॉलेज के तौर पे, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है बच्चे, तो पॉज करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये अब बात उठती है कि कार्बन इतना यूनिक क्यों है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतना वर्सटाइल क्यों है, यूनिक है वर्सटाइल, इतना अलग क्यों है डिफरेंट आइटम से। देखो इसके दो मेजर रीजन है, एक है कैटिनेशन और दूसरी है टेट्रावेलेंसी। हालांकि आप 11th क्लास में जाएंगे तो वहां एक कारण और बताऊंगा, यहां पे दो ही कारण है एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में दो ही कारण लिखे हैं, 11th में एक और कारण भी है, जब जाएंगे तो पढ़ लेंगे, साइंस लेंगे तो, अभी आपके लिए दो ही बहुत हैं। जो कैटिनेशन है इसका ये मतलब है कि कार्बन जो है ना, अच्छा कैटिनेशन का मतलब बताया था पहले तो, एलिमेंट अगर एलिमेंट से बॉन्ड बनाए और लॉन्ग चेन को रिजल्ट करे, दिस लॉन्ग चेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ई कोवलेंट बॉन्ड, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। बचपन में पढ़ा होगा एकता में बल है, ये एकता में बल है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बनाया, इसने अगले के साथ बनाया, इसने अगले के साथ बनाया, तो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, इसको तोड़ना आसान होगा मुश्किल होगा, स्टेबल हो गया, तो ये कैटिनेशन होती है। कैटिनेशन एक ही बात पे डिपेंड करती है, आपको ये पता होना चाहिए किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ई की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है। मतलब कैटिनेशन डिपेंड करती है एलिमेंट ने एलिमेंट के साथ बॉन्ड कैसा बनाया, ध्यान से समझना इस बात को, लॉजिकल बात है, रटने की बात नहीं है। अगर एलिमेंट ने एलिमेंट के साथ कमजोर बॉन्ड बनाया है, कमजोर चेन बना लेगा ये नहीं बनाएगा, और एलिमेंट ने एलिमेंट के साथ मजबूत बॉन्ड बनाया, फिर आगे भी मजबूत, आगे भी मजबूत, मजबूत बॉन्ड, चेन बना लेगा। तो चेन बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए मजबूत बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो कैटिनेशन सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करेगी कितना मजबूत बॉन्ड है भाई। आपने बचपन में गेम खेली होगी, आप आजकल के बच्चे तो इंडोर हैं, एक आउटडोर गेम हम खेलते थे जब बड़े बड़े मैदानों में हम खेलते थे, जिसमें हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन बना के भागते थे। आई होप आपने भी खेली होगी, ठीक है। इसको चेन वाली गेम कहते थे। 15-20 लोग होते थे, एक दूसरे को पकड़ता था, फिर उसकी चेन बन जाती थी, वो दूसरा को पकड़ता था, वो चेन बन जाती थी, फिर एक समय आता था कि 10-15 की चेन हो जाती थी, राइट। फिर वो भागते थे, उसको गोला बना के पकड़ के। अब गेम का रिजल्ट जो भी होता था हम तो पीटते थे पकड़ के, अब जो भी होता था अलग अलग गेम होती थी। तो जो चेन गेम होती थी, आप एक बात बताओ, उस चेन गेम में जिस बच्चे ने जहाँ से कमज़ोर हाथ से पकड़ा होगा वो चेन टूट जाती थी चेन, और आउट। और जिन्होंने मजबूती से पकड़ा होता था क्या होगा, फिर चेन नहीं टूटती थी। तो आप बताओ चेन बनाने का और ना बनाने का कारण क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो चेन बना लेगा, जो बॉन्ड को कमजोर बनाएगा वो चेन क्या बनाएगा भाई। तो चेन बनाना, कैटिनेशन करना किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और अगर ये एलिमेंट की जगह कार्बन होता, कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है भाई। तो कार्बन कैटिनेशन करेगा नहीं करेगा, कार्बन लॉन्ग चेन बनाएगा नहीं बनाएगा। आप अपनी स्किन की बात कर लो, आप अपने हेयर्स की बात कर लो, आप अपने ऑर्गन्स की बात कर लो, आप डीएनए की बात कर लो, आप आरएनए की बात कर लो, प्रोटीन की बात कर लो। कार्बन के लॉन्ग कंपाउंड्स हैं, और कार्बन के इतने लॉन्ग कंपाउंड्स की वजह क्या है, कार्बन की लॉन्ग चेन की वजह क्या होगी, कार्बन के साथ मजबूत बॉन्ड। अगर कार्बन के साथ मजबूत बॉन्ड ना बनाता तो क्या आपका और मेरा और प्लांट्स का जीवन होता, कभी नहीं होता। तो मेरा तो फेवरेट एटम हो गया ना कार्बन, धरती पे मैजिकल एटम। तो चलो कैटिनेशन, तो कार्बन शोज यूनिक टेंडेंसी, यूनिक मतलब किसी में है और किसी में नहीं है, और किसी में होगी तो इससे कम होगी। यूनिक टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड with other atoms of carbon atoms।
resulting in the formation of large number of compounds. This property is known as, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो लो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं अलग से. Why does carbon atom shows maximum tendency of catenation? आंसर बोल रहा हूं, लिख लेना, चाहे घर जाकर चाहे अभी अभी. कुछ मल्टीटास्किंग है, कुछ लिख रहे हैं, कुछ सिर्फ सुन रहे हैं. आंसर ये है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन ई बॉन्ड स्ट्रेंथ, ई बॉन्ड स्ट्रेंथ and carbon bond is very strong bond, and carbon bond is very strong bond, which results in formation of large number of chain like, branched like and cyclic structure of carbon atom. तो कैटिनेशन का कारण समझ आ गया? स्ट्रॉन्ग कार्बन. और हाँ, कार्बन के अलावा ना, आपको मालूम है ग्रुप 14 के मेंबर कौन से हैं? मैंने बहुत पहले याद कराया था, जो शुरुआती चैप्टर का दौर चल रहा था हमारा. शाबाश. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन. सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, पर किससे कम? कार्बन से कम. तो अगर आपसे पूछा जाए बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन शोज कैटिनेशन, बट टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन ऑफ कार्बन इज हायर देन सिलिकॉन. अब क्वेश्चन खूबसूरत हो गया. अब दो चीज़ों की बात होगी कि कार्बन की कैटिनेशन ज़्यादा है और सिलिकॉन की कम है. अब मेरे बच्चे यहाँ पर एक नया आंसर आएगा, ध्यान से सुनना. क्वेश्चन सुन लिया? क्या था क्वेश्चन? क्या था भाई? वाई इज कैटिनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन इज हायर देन सिलिकॉन. अब दो की बात हो रही है भैया, वो ज़्यादा क्यों वो कम क्यों? देखो, कार्बन है छोटा एटम. छोटा एटम जब बॉन्ड बनाएगा, तो मैं इधर दिखाता हूँ. छोटा एटम, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और शेल सिर्फ 2 हैं. दूसरे कार्बन में भी कितने प्रोटॉन होंगे? 6. शेल उसमें भी कितनी होंगी? तो शेयरिंग होगी. तो छोटा एटम का न्यूक्लियस इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा? ज़्यादा. दूसरा एटम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा? ज़्यादा. तो जब ये न्यूक्लियस इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करेगा, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा? और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया तो कैटिनेशन ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होगी. आप सिलिकॉन को देखिए. सिलिकॉन में नो डाउट, सिलिकॉन में प्रोटॉन की संख्या 14, पर सिलिकॉन का साइज भी बड़ा है. दूसरा सिलिकॉन क्या होगा? 14, पर साइज उसका भी क्या होगा? बड़ा होगा. तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, तो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी कम होगी? वीक अट्रैक्शन. अब वीक अट्रैक्शन होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा वीक बनेगा? वीक सिलिकॉन बॉन्ड बनेगा. और अगर वीक सिलिकॉन बॉन्ड बनेगा तो कैटिनेशन सिलिकॉन की ज़्यादा होगी कम होगी? कम होगी. आंसर बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा, चाहे अभी लिखो चाहे घर जाके लिखो, पर मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा सर क्या बोला. कार्बन हैविंग वेरी स्मॉल साइज and hence the nucleus of carbon exerts very strong force of attraction on the shared electrons. Very strong attraction on the shared electrons.
results in the formation of strong carbon-carbon bond. Results in the formation of strong carbon-carbon bonds. Whereas in silicon, there is a large size of silicon atom. Silicon बड़ा है. There is a large size of silicon atom, and hence there is a weak attraction between nucleus of silicon and the shared electron, and hence there is a very weak attraction between the nucleus of silicon and shared electron, which makes weak silicon-silicon bond. Therefore, catenation tendency of carbon is higher than silicon. Catenation tendency of carbon is higher than silicon. अच्छा सवाल है, जवाब मिल गया. तो यहाँ पे एक सवाल और मिल गया कि कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं. तो यहाँ से आंसर निकाल लोगे कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं. इसी क्वेश्चन में से आंसर निकाल लोगे. कार्बन के बॉन्ड कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगाएगा और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा. तो ये भी क्वेश्चन अलग से अगर आए कि वाई कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो आंसर यहीं से निकाल सकते हैं आप. इसी क्वेश्चन में से आंसर निकाल सकते हैं. चलिए, कार्बन कैटिनेशन कर गया जी. कार्बन की एक और खूबी है टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी देखिए, एज कार्बन हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज टेट्रा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंट? 4 बॉन्ड बनाने वाला. सो कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स. किसके साथ? विद कार्बन एटम. मतलब कार्बन क्या करेगा? कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो एक कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ? 4. अगला भी कितने बना लेगा फिर? 4. या तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा 4, या विद अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोवैलेंट एलिमेंट? जिनकी वैलेंसी एक हो. दिखाता हूं मैं. जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन आ जाएगा. मान लो यहाँ पे कार्बन नहीं है तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा. पर बनाएगा कितने? बनाएगा 4. या कार्बन कार्बन के साथ बनाए, या कार्बन किसी और मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ बनाए. और मोनोवैलेंट एच ही क्यों? हेलोजन भी तो हो सकता है, फ्लोरीन भी तो हो सकता है, फ्लोरीन भी तो हो सकता है. ये 4 बनाएगा. मान लो 2 एच हैं यहाँ पर, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा. तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी. तो आप बताओ, इस वजह से कार्बन के पास बॉन्ड बनाने की रेंज ज़्यादा हो गई. 4 बॉन्ड बनाने की रेंज हो गई. 4 बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड बनाने की रेंज बढ़ गई. कंपाउंड बनाने की रेंज बढ़ गई तो कार्बन मिलियंस कंपाउंड बना सकता है. कार्बन मिलियन कंपाउंड बनाएगा तो हुआ नहीं हुआ कार्बन एक यूनिक एलिमेंट. तो कार्बन की यूनिक नेचर की वैसे तो 3 वजह हैं, 11th में एक और सिखाऊंगा, पर अभी 2 ही लिखी हैं. क्या? एक कार्बन की कैटिनेशन और एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी. कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता या तो कार्बन के साथ ही या अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट. सो इट रिजल्ट्स इन व्हाट? It results in formation of large number of compounds with very strong बॉन्ड. भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे क्योंकि एटम छोटा है. विच आर very stable in nature. तो जो कंपाउंड बनेंगे वो स्टेबल बनेंगे, अनस्टेबल बनेंगे? अरे जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने हैं तो फिर कंपाउंड भी तो स्टेबल होंगे ना नेचर में.
तो धरती पे हजारों साल, करोड़ों साल तक वो कंपाउंड रह सकते नहीं रह सकते मेरे बच्चे? स्टेबल कंपाउंड है। और अगर आप कार्बन के बाद इसका अगला प्रोसेस सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन कैटिनेशन कर सकता है पर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इसका बॉन्ड वीक है। तो आप बताओ ना, अगर आप कमज़ोर हाथों से 15-20 बच्चे भागो खुले मैदान में, तो कहीं पे थोड़ा सा गड्ढा भी आएगा, किसी का पैर अटकेगा तो चेन टूट जाएगी, बच्चे गिर जाएंगे। और ऐसा होता भी था। बड़ा दरवाजा बंद कर दे वहाँ से। तो सिलिकॉन के साथ ऐसा होता है, कमज़ोर बॉन्ड बनाता है, बीच में चेन टूट जाती है, कैटिनेशन क्षमता इतनी हाई नहीं दिखा सकता। तो हाईएस्ट कैटिनेशन शोन बाय विच एलिमेंट? सेकेंड हाईएस्ट। तो ये कार्बन की यूनिक नेचर है। एग्जाम में आए तो दो नेचर लिख देना, एक कैटिनेशन और एक रिडक्शन। चलो पॉज करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो ऑर्गेनिक शब्द है ना, ये इसलिए आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि पहले ये माना गया था जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग मैटर, यानी कि जो लिविंग मैटर होते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया था, या डेड डिके ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो जो लिविंग या डेड डिके ऑफ प्लांट एनिमल होते हैं, हम इनको कह सकते हैं ये नेचुरल सब्सटेंस है, नेचर अपने आप बना रही है इनको। तो कह सकते हैं कि भी ये जो कार्बन के कंपाउंड थे जो एक्सट्रैक्ट किए गए, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए गए? नेचुरल सब्सटेंस से, इसलिए इनको शब्द क्या दे दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैन मेड नहीं थे, इनऑर्गेनिक मतलब जो हम बना सकते हैं। पर एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वूलर, फ्रेडरिक वूलर। 1800 में इसका जन्म हुआ था, 1880 या 1870 में मर गया था। इसने 1828 मतलब लगभग कितने साल, 100 साल हो गए, लगभग 100 साल हो गए। इस साइंटिस्ट ने क्या किया? इस साइंटिस्ट ने सिंथेसिस किया यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और इसको क्या माना गया था? इसको अभी तक क्या माना गया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो फ्रेडरिक वूलर था उसने एक कंपाउंड का सिंथेसिस किया था यूरिया का इन लेबोरेटरी यूजिंग अमोनियम साइनेट NH2OCN। मतलब इसकी मदद से उसने क्या बना दिया था? तो आप बताओ, अगर इसकी मदद से उसने लैब में यूरिया बना दिया तो ये फिर इनऑर्गेनिक माने ऑर्गेनिक माने? इसको ये तो इनऑर्गेनिक हो गया। तो फ्रेडरिक वूलर पहला साइंटिस्ट था, 1828 के अराउंड था, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 2 साल छोड़ दो, जिसने लैब में यूरिया बनाया और ये सोच को ख़त्म किया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर देगी, लिविंग या डेड डिके से आएंगे। तो इसके बाद फिर मैन मेड शुरू हुए। इसके बाद इंसान ने कहा हम तो और बना सकते हैं, यहाँ जो नेचर में कम है हम और बना लेंगे। आप शायद हैरान होंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ना टेक्नोलॉजी का वॉर था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर वर्ल्ड पावर बन के उभर रहा था। आप हैरान होंगे, हिटलर ने अपने देश के साइंटिस्ट से पहले ही आर्टिफिशियल फ्यूल बनवा दिया था। आर्टिफिशियल फ्यूल मतलब कार्बन के कंपाउंड रहे होंगे, आर्टिफिशियल मतलब लैब में बनवा दिया था उसने। पहले फ्यूल के लिए कहाँ से जरूरत पड़ती थी? धरती की, एक्सट्रैक्शन करते थे फ्यूल की, उसने लैब में बनवा दिया था। कहा चलो लग जाओ लैब में बनाओ भैया, मेरे लिए फ्यूल बना के दो। अगर मुझको वर्ल्ड ने सप्लाई रोक दी फ्यूल की तो मेरे तो जहाज रुक जाएंगे, मेरे तो टैंक्स बंद हो जाएंगे, मैं तो हार जाऊँगा। तो उसने देखो दूर की सोची और पहले ही लेबोरेटरी में क्या सिंथेसाइज करवा दी उसने? आर्टिफिशियल फ्यूल। तो लैब में बनाया नहीं बनाया उसने भी, अब तो इंसान बना रहा है। अब तो आप देखो इतनी मेडिसिन आ रही हैं, लैब में बन रही है नहीं बन रही, कार्बन के कंपाउंड से तो है वो। अब तो सोच बदल गई ना। तो पहले क्या सोचती, सिर्फ कहाँ से आएंगे, इसलिए इनका नाम क्या रखा?
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपसे अगर मल्टीपल चॉइस में कभी एंट्रेंस नहीं तो पूछा जाए किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज किया था? फ्रेडरिक वूलो। फ्रेडरिक वूलो 1820। एक साल याद करने की जरूरत नहीं, पर लगभग 100 साल पहले की बात है। तो देखो इसके बाद फिर बात उठी, शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से बिल्कुल याद दिला देना, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हालांकि आज की हमारी क्लास का टॉपिक भी ये था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर एक बच्चे का डाउट है, मैं चाहता हूँ मैं क्लास की रिकॉर्डिंग में उसको डिस्कस कर लूँ। डाउट ये है कि सर NH4+ का कैसे होगा? पहले NH4+ का कर देते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5। पर प्लस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नाइट्रोजन हैविंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। तो हाइड्रोजन का तो क्या पूरा हो गया भैया? ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट। और नाइट्रोजन का क्या पूरा हो गया? ये ऑक्टेट, और इसका स्ट्रक्चर बन गया। और कौन सा दिया था मैंने? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में आ रहा हूं बच्चे। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन, इसका ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बनता है, इसमें ना एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है वो आपको 12th 11th में सिखाएंगे, 10th में उस शब्द की बात नहीं करते। पर इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनता है, आप जब 11th में जाएंगे मैं सिखाऊंगा कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं। पर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। आप देखो ना कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देखो, आप देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, जरा देखना 8 हैं। इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन देखना जरा कितने हैं। और ये कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? ट्रिपल। और यही बात थी मैंने कहा हम 11th में सिखाते हैं। जो यूनिक प्रॉपर्टी एक और होती है कार्बन की, कि कार्बन के साथ या छोटे छोटे आइटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये नेचर सबके पास नहीं है। किसी के पास ये नेचर है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने की, किसी के पास नेचर है कैटिनेशन करने की। पर कार्बन के पास कैटिनेशन भी है, कार्बन के पास डबल ट्रिपल बनाने की क्षमता भी है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी भी है। तो तीनों चीज़ें होगी नहीं हो गई। आप एक बात बताओ, विराट कोहली डिफेंसिव भी खेल लेगा, मॉडरेट डिफेंसिव भी खेल लेगा और अटैकिंग भी खेल लेगा। उसको 2020 में भी खिला दिया, उसको वनडे में भी खिला दिया, उसको टेस्ट में भी खिला दिया। अब कोई प्लेयर सिर्फ डिफेंसिव ही जानता है, उसको कहाँ खिलाएंगे? सिर्फ टेस्ट में खिलाएंगे। और 2020 में तो दूर रखेंगे उसको। 2020 में तो कहेंगे तू मैदान में मत दिख जाइयो, तेरा असर आ गया तो स्लो खेलना शुरू हो जाएंगे। और जो 2020 खेलता है उसको 2020 खिलाएंगे, टेस्ट में खिलाएंगे तो मैच हरवा देगा वो। तो जिसके पास यूनिकनेस हो, जो वर्सटाइल हो, वही तो जादू ही होता है। सचिन और विराट सारे थोड़ा बन गए। तो कार्बन कह सकते हो क्रिकेट का सचिन है या ब्रेडमैन है, राइट, या आज की जनरेशन का विराट है। क्यों? क्योंकि इसके पास यूनिकनेस है। यूनिकनेस में क्या क्या है? कार्बन के पास कैटिनेशन है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैंने आपको बताना नहीं था पर बात बता दी, कार्बन के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता है। किसके साथ? कार्बन के साथ या ON के साथ, या डबल बना लेगा यहाँ तो रेंज बढ़ गई ना, वैरायटी बढ़ गई। तो कहेगा बना लो, लाखों करोड़ों कंपाउंड बना लेंगे, आ जाओ ले आओ। और इंसान आज भी बना रहा है लैब में कंपाउंड्स कार्बन के, इसी नेचर की वजह से बना रहा होगा, नहीं बना रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड शुरू करेंगे। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।